Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So today is our 11th class of Sociocrux Ultimate Question Bank जहाँ पर हम लोग important sociology PYQs solve कर रहे हैं. एंड अभी जो अपकमिंग पेपर है वो है CUET PG का. बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट नेट एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम तब भी ये सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, थीम रिपीट होती है, टॉपिक्स रिपीट होते हैं. ठीक है. सो इस सीरीज़ से आपको आपके एग्ज़ाम में एकदम कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन भी मिल सकता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है, और टॉपिक्स और थीम्स जो हैं वो तो एग्जैक्ट सेम होते ही हैं. नाउ एक बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है मेरे पास बार बार टेलीग्राम पे कि मैम CUET PG के लिए सिर्फ 9 डेज़ बचे हैं. ठीक है, सिर्फ 9 डेज़ का टाइम है बिकॉज 19th को आप लोगों का एग्ज़ाम है, राइट. 19th मार्च को CUET PG 2026 एग्ज़ाम है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे एक बात पूछ रहे हैं कि मैम इन 9 डेज़ में हम क्या करें जिससे हमें स्ट्रेस ना हो, एनजाइटी ना हो, कुछ भी नहीं आता है, ऐसा लग रहा है जितना पढ़ा है सब भूल गए हैं. देखो, सबसे पहले तो एनजाइटी, स्ट्रेस, इन सब से दूर रहना है. ठीक है. ये कब होता है? जब हम कुछ ऐसा टारगेट सेट कर लेते हैं जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं. तुम लोगों ने बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ ली हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं. जो बच्चे बैच में थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि सब जानते हैं बैच में जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई हैं, राइट. बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ाई है, एक एक क्लास 1 आवर से ज़्यादा की है, तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने मेहनत की है. नाउ वॉट यू हैव टू डू इन दीज 9 डेज़. सबसे पहले तो आपको यूनिट वाइज रिविजन स्टार्ट करना है. एक दिन में एक यूनिट रिवाइज करने की कोशिश करो. साथ में जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ में मिल रहे हैं, बैच में मिल रहे हैं, प्लीज़ अगेन उन क्वेश्चंस को देखो, उन क्वेश्चंस को लगाओ. ठीक है. क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है इन 9 डेज़ में. ओके. एक और चीज़ है जो मैं बताऊंगी, दैट इज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी यूट्यूब खोला, उस पर कोई भी वीडियो चल रहा है, कोई भी इंसान कुछ भी बता रहा है तो सुन रहे हैं. प्लीज़ डोंट डू दिस. ओनली फॉलो दोज एजुकेटर्स जिनको 5-6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड. ओके. जिनको एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, सिर्फ उनके क्लासेस देखो. डोंट ट्रस्ट एनी बडी एल्स. सिर्फ उन पे ट्रस्ट करो जो टीचर्स ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑलरेडी PhD कर रहे हैं, ऑलरेडी 5-6 साल का उनको एक्सपीरियंस है. ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक कि वो बहुत सारे लोगों को देखने लगते हैं एंड वॉट दे डू इज़ उनको किसी का भी कुछ समझ में नहीं आता है एंड दे आर सो कन्फ्यूज्ड कि मैम ने ये बताया है, वो वाले स्टूडेंट ने वो बताया है ना. तो ये चीज़ नहीं करनी है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है. लास्ट ईयर भी मैनी स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर मार्क्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. तो ये नहीं करना है. ठीक है. बिल्कुल भी 9 डेज़ में किसी की नहीं सुननी है. जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनको फॉलो करो. साथ में बिल्कुल भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है इस टाइम पे. जो भी ऐसे हैं, इंस्टाग्राम की हैबिट लगी हुई है, यूट्यूब शॉर्ट्स की हैबिट है, ये सब बंद कर दो. 9 दिन बिल्कुल उस मोड में आ जाओ कि मुझे कोई फालतू की चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है अपने माइंड में. ओके. ना मुझे कोई जंक फूड खाना है. अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. अगर मेंटली फिजिकली बिल्कुल अच्छे रहोगे तो एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा. ओके. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो. अच्छे से प्रिपरेशन करो, रिविजन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा. जितने भी एजुकेटर्स ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस है, उनकी क्लासेस देखो, उनके मॉक्स लगाओ, उनके MCQ सॉल्व करो. दिस विल रियली रियली हेल्प यू. कोई भी डाउट होता है तो मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम भी देती हूँ, मेरा डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करो. ट्राई टू लिमिट योर प्रिपरेशन नाउ. जस्ट डू द रिविजन, सॉल्व द MCQ एंड एनालाइज. ओके. कुछ नया अगर MCQs में पता चल रहा है, लेट्स से कोई नया टॉपिक तुम्हें पता चला, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है, तो जस्ट गूगल इट, विकीपीडिया पे उसके बारे में पढ़ लो. डोंट गो फॉर ChatGPT आंसर्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ChatGPT पे ही सारा पढ़ लेते हैं. ये मत करना. सोशोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो ChatGPT गलत बताएगा. ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे है कि संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये होता है कि पोजिशनल चेंज होता है बट स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता. बट अगर यही चीज़ तुम लोग ChatGPT पे सर्च करोगे तो वो कहता है कि नहीं, दोनों चेंज होते हैं. तो इस तरह की मिस्टेक्स एग्जाम में होंगी अगर ChatGPT पे ट्रस्ट करोगे. ओके. सो डोंट डू दिस. ChatGPT क्या कह रहा है उसको छोड़ो, सीधे टीचर्स से कॉन्टैक्ट करो, टीचर्स से पूछो, जो ऑलरेडी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनसे पूछो. ओके. Now, those of you who are watching me for the first time, my name is Bhairavi Bharadwaj. I teach sociology on this platform. And ये वाला टेलीग्राम तुम लोग ज्वाइन कर लेना. ओके. अच्छा, अब टाइम बहुत कम है तो मेरा जो फोकस रहेगा गाइज वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी. ठीक है. अभी कल से मैं टेलीग्राम पे भी कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करूंगी जो मुझे लगेगा हाईली इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम. ठीक है. इसके अलावा
ये सोशियो क्रक सीरीज़ तो चलेगी ही। अभी आज 40 क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम था, बट कल हो सकता है 25 ही क्वेश्चन करें, तो ये सेम क्लास चलेगी। अच्छा, कल हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कल से। तो जैसे हर साल मैं 6 क्लासेस ऐसी बनाती हूँ जिसमें हम लोग यूनिट वाइज MCQs सॉल्व करते हैं, तो अभी भी हम लोग वो करेंगे। वो PDF पे मैं वर्क कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहती हूँ उसमें क्वेश्चन ऐड हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगी, कुछ क्वेश्चन उसमें इधर उधर से मैं ले लूँगी, ठीक है। तो ये हम लोग कल करेंगे। तो यूनिट 1 तुम लोगों को आज अच्छे से रिवाइज करनी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं क्लास में बताने की कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम लोगों को सही गाइडेंस मिले, सही चीज़ पता हो, सही चीज़ पे वर्क करो, ओके। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे रिप्लाई करके तुम लोगों के डाउट्स क्लियर करूँ, ओके। नाउ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अभी भी। 15 फुल लेंथ टेस्ट इसमें तुम्हें मिलेंगे। सारे टेस्ट मेरे बनाए हुए हैं खुद के, कोई मेरा असिस्टेंट नहीं है, कोई मेरे लिए वर्क नहीं करता है, मैं खुद ही अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट 15 फुल लेंथ टेस्ट। अगर तुम लोगों को एग्जाम लाइक फील चाहिए, इवन दिस ऐप वर्क्स ऑन लैपटॉप ऑल्सो, तो तुम लोग आराम से लैपटॉप में बैठ के जैसे एग्जाम देते हो ना, उसी टाइम पे बैठ के ये टेस्ट दो, ठीक है। जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, पहले टेस्ट दे रखा है, आई वुड सजेस्ट कि फिर से ये प्रैक्टिस करो, सारे टेस्ट फिर से खोलो और सेम एग्ज़ाम टाइम पे बैठ के टेस्ट दो। उससे क्या होगा कि तुम्हारा ये जो 12 साढ़े 12 जितने बजे भी तुम्हारा पेपर है, उस टाइम पे एग्ज़ाम वाले दिन तुम्हारा माइंड जो है ना वो अपने आप वर्क करेगा, क्योंकि उसकी इतनी 9 दिन प्रैक्टिस हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है जो सबको करनी है, एग्ज़ाम के टाइम पे ही टेस्ट लगाने हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़, नो वरीज़, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, तुम लोगों को टेलीग्राम पे ईजिली मिल जाएंगे। इवन मेरे इग्नू सीरीज़ का PDF भी टेलीग्राम पे है, तो तुम लोग उसको ही सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस देखो कहीं भी मिल जाएंगे, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैम मुझे तो क्वेश्चंस ही नहीं मिल रहे, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यू गाइज नो द रूल्स। तुम लोगों को मुझे लास्ट में बताना है कि तुम्हारे 40 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, who among these have propounded the functionalist theory of stratification in the article some principles of stratification? Now you guys know these questions are from JNU entrance, ठीक है। CUET PG से पहले JNU अपना entrance एग्जाम खुद करवाता था, तो ये वही वाले क्वेश्चंस हैं, ओके। मेल्विन ट्यूमिन, किंसले डेविस, विल्बर्ट मोरे, एलेक्स इंकल्स या फिर टेलकट पार्सन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? फंक्शनलिस्ट थ्योरी जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि सोसाइटी में जो कुछ भी है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, राइट। ऐसे ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का भी कुछ नेसेसरी फंक्शन है, ऐसा कहते हैं ये फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन वाले, ठीक है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें सोसाइटी में है उनका कुछ फंक्शन है, ऐसे ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का भी कुछ फंक्शन है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, अब कोई मुझे कमेंट में बताना ये बात कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। देखो, हेयर द करेक्ट आंसर इज़ बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर का ये कहना था कि कुछ पोजीशंस होती हैं सोसाइटी में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें कोई स्किल चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, ठीक है। ये बहुत आसानी से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, बहुत आसानी से आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, है ना। तो कुछ ट्रेनिंग, कुछ टाइम आपको लगता है, स्किल्स एक्वायर करनी पड़ती हैं। तो ये क्यों करता है इंसान, क्योंकि उसके पीछे मोटिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, जैसे आपकी इनकम हो सकती है, प्रेस्टीज हो सकती है, सोसाइटी में आपको ऑनर मिलेगा, आपको एक पावर मिल सकती है। बहुत सारे बच्चे हैं IAS बनना चाहते हैं। IAS क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उनको एक अच्छी इनकम मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, प्रेस्टीज मिलेगा, पावर मिलेगा, राइट। तो इनका ये कहना है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक्चुअली फंक्शनल है, क्योंकि वो क्या करता है, वो जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं उनको फिल कर देता है ना। और ये जो अनइक्वल रिवॉर्ड है ये अच्छा ही है, क्योंकि जो लोग नहीं उस चीज़ में आ पाएंगे वो कुछ और करेंगे। तो एक तरीके से ये सोसाइटी के लिए बढ़िया है, यानी मोस्ट क्वालिफाइड पीपल जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स करेंगे। तो इनइक्वालिटी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि फंक्शनल है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इनका ये कहना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट roles will be done by most qualified people. अच्छा, इग्नू के नोट्स में ना ये वाली थ्योरी बहुत अच्छे से दी हुई है, तो तुम लोग अगर चाहो तो इग्नू से पढ़ सकते हो, ओके ना। इनका क्या कहना था कि इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या है, फंक्शनल है।
ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया था किसने? मेल्विन ट्यूमन ने। प्लीज़ रिमेंबर, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था इन्होंने। ओके, एग्जाम में आता है ना। एलेक्स इंकल्स की एक बहुत फेमस बुक है जो एग्जाम में आ चुकी है ऑलरेडी, दैट इज व्हाट इज सोशियोलॉजी। ओके, प्लीज रिमेंबर, एग्जाम में ये आ चुका है। ओके, एंड टेलकट पार्सन के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following positions reflect the ground rules of relevance of knowledge from the vantage point of Marxist sociology? ना, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर तुम लोगों को मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी या कार्ल मार्क्स के बारे में पता है या उनकी थ्योरी के बारे में पता है तो तुम लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इट इज़ नॉट इनफ दैट थॉट शुड सीक टू रियलाइज इट सेल्फ, रियलिटी मस्ट ऑल्सो स्ट्राइव टूवर्ड्स थॉट। It is only when consciousness stands in relation to reality can theory and practice be united. Emergence of consciousness must become the decisive step, and the historical function of theory is to make this step a practical possibility. अब तुम लोगों को ऑप्शंस देखने हैं, क्या ए और बी सही है, क्या बी सी सही है, सारे सही हैं, या फिर सिर्फ सी सही है। एक बार हिंदी वाले भी इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, देन मुझे चैट में आंसर दो कि क्या होगा आंसर। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी, बताऊँगी क्या कह रहा है एक एक स्टेटमेंट। ठीक है, कार्ल मार्क्स से ही है ये क्वेश्चन, मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी। देखो, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इट इज़ नॉट इनफ दैट थॉट शुड सीक टू रियलाइज इट सेल्फ, रियलिटी मस्ट ऑल्सो स्ट्राइव। कहने का मतलब क्या है? देखो, मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी में क्या होता है कि ये कहते हैं कि नॉलेज इज़ नॉट मेंट टू रिमेन एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो ये याद रखो। यानी कि जितना भी नॉलेज होता है ना, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रहे ये ज़रूरी नहीं है, या फिर ये सही नहीं है। ठीक है, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अब इससे तुम लोग क्या समझते हो? देखो, इनका कहना था कि जो आइडियाज़ हैं वो अकेले वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना था कि जितने भी आइडियाज़ सोसाइटी में होते हैं वो अकेले सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 में यही बात बोली गई है कि थॉट शुड सीक टू रियलाइज इट सेल्फ, रियलिटी मस्ट ऑल्सो स्ट्राइव। ठीक है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें मटीरियल कंडीशन और सोशल फोर्स चाहिए होता है। ओके, हम सिर्फ नॉलेज, अगर एक थ्योरी है, अगर एक एब्स्ट्रैक्शन है, तो हम सोशल चेंज कभी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना था दैट इफ़ वी वांट टू डू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? वी नीड मटीरियल कंडीशंस, या वी हैव टू फोकस ऑन मटीरियल कंडीशंस। ठीक है, कि क्या कंडीशन है उस टाइम पे सोसाइटी में, एंड सोशल फोर्सेस। सिर्फ थ्योरी बनाने से, सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन पे फोकस करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, स्टेटमेंट बी कह रहा है इट इज़ ओनली व्हेन कॉन्शियसनेस स्टैंड्स इन रिलेशन टू रियलिटी, तभी थ्योरी और प्रैक्टिस यूनाइट हो पाएगा। देखो, ये बात करते हैं यूनिटी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कभी कभी प्रैक्सिस भी लिख के आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तो गलत नहीं होगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि नॉलेज तभी रेलेवेंट होगी जब हमें सोशल कंडीशंस का कॉन्शियसनेस होगा। अगर हमें पता ही नहीं, कि कॉन्शियस ही नहीं है हम रियलिटी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी सही है, कार्ल मार्क्स का ये कहना था। ठीक है, सो ए एंड बी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सी देखो क्या है कि इमर्जेंस ऑफ कॉन्शियसनेस मस्ट बिकम द डिसाइसिव स्टेप एंड द हिस्टोरिकल फंक्शन ऑफ थ्योरी इज टू मेक दिस स्टेप अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। ये भी सही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स बात ही करते हैं कॉन्शियसनेस को डेवलप करने पे। वो कहते हैं कि जो वर्किंग क्लास है उसको अवेयरनेस होना चाहिए ना अपने पोजीशन का, अपने पोटेंशियल पावर का, राइट। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नॉलेज है ना वो क्रिटिकल होती है, ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, ना कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, ये सारी चीज़ें याद रखना। देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू तुम लोगों को कितनी सारी बातें पता चल गई, राइट। सो प्लीज़ रिमेंबर कि कार्ल मार्क्स किस पे फोकस करते थे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये कहते थे दैट नॉलेज
इज क्रिटिकल, और मैंने क्या बोला था अभी, ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं होगी नॉलेज, ओके। प्लीज रिमेंबर, सो हेयर ऑल्सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। एक बार हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करना, अगर नहीं समझ में आता है गाइस कुछ भी तो कमेंट में मुझसे पूछना, ठीक है। दोबारा से एक बार सुन लेना पीछे करके, तुम लोगों के पास तो ये ऑप्शन भी है, तो तुम लोग दोबारा से सुन सकते हो मैंने क्या बोला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो ऐसे ही समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आता है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, और इजी लैंग्वेज में, क्योंकि एक ही तरीके से सबको नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क कि मैम ये मुझे नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ो और मुझे चैट में आंसर देने की कोशिश करो। कार्ल मार्क्स's स्कॉलरशिप कैन नॉट बी कन्फाइंड टू अ सिंगल academic discipline. According to Karl Marx, the ideal is nothing else than the material world reflected in the human mind and translated into forms of thought. वही चीज़ है जो मैंने अभी बोली। पहला स्टेटमेंट तो देखो सही है, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है ना वो बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स में आती है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने काम ही मल्टीपल फील्ड्स में किया है, ठीक है। यानी कि अगर आप सोशोलॉजी में कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सोशोलॉजी में ही हम पढ़ते हैं, इवन इकोनॉमिक्स वाले भी कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने काम जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी किया है, ठीक है। फिलॉसफी वाले भी कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, एंड इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी में भी कार्ल मार्क्स की थ्योरीज यूज़ होती हैं। सो सिंगल एकेडमिक डिसिप्लिन में हम इनको नहीं रखेंगे कभी, ओके। ही विल ऑलवेज कम इन इंटरडिसिप्लिनरी, ओके। प्लीज़ रिमेंबर दिस। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, ओके ना। स्टेटमेंट 2 है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द आइडियल इज़ नथिंग, ये भी बिल्कुल सही है। वी ऑल नो दैट कार्ल मार्क्स जो है वो ये कहते हैं कि आइडियाज़ अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। आइडियाज़ एंड कॉन्शियसनेस तभी होगा जब वो मटीरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ से आएगा, राइट। यानी कि अगर हम लोग इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मटीरियल कंडीशंस जो हैं वही हमारे कॉन्शियसनेस को शेप करती हैं, ओके। और वी कैन से शेप आइडियाज़, कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, राइट। सो कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना था, और कार्ल मार्क्स ने ये जो बोला है इसी की वजह से हम जो इनका टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज़ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, नॉट आइडियलिज्म, राइट। सो ये किसका हो जाएगा, मार्क्स का। और अगर एग्जाम में पूछेगा डायलेक्टिकल आइडियलिज्म तो वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो कॉन्शियसनेस है, आइडियाज़ है, वो मटेरियल कंडीशंस को शेप कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट। तो ये किसका हो जाएगा, हेगल का, ओके गाइस, प्लीज रिमेंबर। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कल की क्लास में हम लोगों ने इस बुक पे बात की थी, सो लेट्स सी कितने लोगों को याद है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ह्यूमन कंडीशन, मिशेल फुको, हैना आर्डेंट, जीन पॉल सार्त्रे या फिर पियर बोर्ड्यू। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, कल ही हम लोगों ने इस बुक के बारे में बात की थी। द करेक्ट आंसर इज़ हैना आर्डेंट, ओके। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द चैट और इन द कमेंट कि मैंने इस बारे में क्या बताया था, क्या था क्वेश्चन, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, सो दैट मैं देखूँ तुम लोगों को याद है कि नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 5, मैरिज वेयर इन इंटरकास्ट मेट्रीमोनियल अलायंस इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन एंड वन मैरीज विद इन अ कास्ट ग्रुप ऑफ वंस ओन इज कॉल्ड व्हाट। एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी। एक ऐसा मैरिज जिसपे इंटरकास्ट अलायंस हमें देखने को मिले और वो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, ठीक है। वन कैन मैरी विद इन
आ कास्ट ग्रुप ऑफ वंस ओन, यानी आपकी जो कास्ट है आप उसी में शादी कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी या हाइपोगैमी? ये चारों कॉन्सेप्ट से गाइज एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो मेक श्योर कि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड, इट इज़ एंडोगैमी। एंडोगैमी में क्या होता है? एंडोगैमी में होता है विद इन ग्रुप, ठीक है। आप अपने ही ग्रुप में आपको शादी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि जो एंडोगैमी है ना, ये हमें किस में इंडिया में देखने को मिलता है? कास्ट में, ट्राइब में, ठीक है। इसके अलावा रिलीजन में, ओके। प्लीज़ रिमेंबर विद इन ग्रुप, यानी आपको उसी ग्रुप में करना पड़ेगा। एक्सोगैमी में क्या होता है कि आप उस ग्रुप में नहीं कर सकते हैं, यानी कि आउटसाइड ग्रुप, जिस ग्रुप के आप हो आप उस ग्रुप में जब शादी नहीं कर सकते, दैट इज़ एक्सोगैमी। तो ये किस में होता है? ये होता है क्लैन में या फिर गोत्र जिसको कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना इंडिया के केस में। अच्छा, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। सो नाउ दैट इज़ योर होमवर्क टू टेल मी इन दी चैट और कॉमेंट कि हाइपरगैमी, हाइपोगैमी क्या होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, who established the first university department of sociology in India? Patrick Geddes, Louis Dumo, M.N. Srinivas या फिर D.P. Mukherjee? What will be the correct answer? The correct answer is A, जिन्होंने A आंसर दिया है, वेरी गुड। पेट्रिक गिडिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट सोशोलॉजी का। ना विच यूनिवर्सिटी वॉज दैट जहाँ पर सबसे पहले ये डिपार्टमेंट आया था? सो दैट वॉज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ओके। प्लीज़ रिमेंबर 1919 में दिस केम, ठीक है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल सेंटर है ये सोशोलॉजी का, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पेड्रिक किडिस ने ज़्यादातर अपना जो काम है ना वो किया है अर्बन प्लानिंग पे, ओके। सिटीज़, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इन सब चीज़ों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। सोशोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ये एक अर्बन प्लानर भी थे, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर इन केस कोई इस कीवर्ड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वी नेवर नो, राइट। लुई दूमो का जो वर्क है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, होमो हायरार्किकस, तो ये कीवर्ड इनके साथ याद रखना, ओके। ओके, स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है तो देख लेना, होमो हायरार्किकस, ठीक है। अच्छा, M.N. श्रीनिवास, वी ऑल नो, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। D.P. मुखर्जी के कुछ कीवर्ड्स बताओ। सो D.P. मुखर्जी ने फोकस किया था किस पे? इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर पे, ओके। प्लीज़ रिमेंबर। Now, question number 7, which among the following concepts is related to the idea of post-marital residence? Matrilineal, matrilocal, matriarchal, none of the above. What will be the correct answer? Post-marital residence के बारे में पूछ रहा है। So we all know, जब भी residence के बारे में पूछेगा ना तो आंसर क्या होगा? कोई भी वर्ड जिसके आगे लोकल लगा हुआ है। सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज़ मेट्री लोकल। ईजी क्वेश्चन था बट जिन्होंने कभी सोशोलॉजी नहीं पढ़ी उनको ये नहीं समझ में आएगा। देखो, पोस्ट मैरिटल रेजिडेंस का मतलब क्या है कि जो न्यूली मैरिड कपल है वो आफ्टर मैरिज कहाँ पर रहेंगे, ठीक है। मेट्री लोकल का मतलब क्या है? मेट्री लोकल का मतलब है कि वो अपने वाइफ के फैमिली के साथ रहेंगे, यानी कि मदर्स हाउस होल्ड, ओके। अगर यहाँ पर पेट्री लोकल होता तो यानी फादर्स हाउस होल्ड, ओके ना। अगर हम लोग मेट्री लीनियल की बात करें तो जब भी लीनियल वर्ड लगा होगा तो यानी कि वो किससे रिलेटेड है? एंसेस्ट्री से, ओके। प्लीज़ रिमेंबर, हम अपने डिसेंट को कहाँ से ट्रेस कर रहे हैं, दैट इज़ लीनियल, ओके। सो मेट्री लीनियल है तो मदर की लाइन से कर रहे हैं, पेट्री लीनियल है तो फादर की लाइन से कर रहे हैं। अच्छा, मेट्रीआर्कल का क्या मतलब है? मेट्रीआर्कल का मतलब है एक ऐसा सोशल सिस्टम जहाँ पर वुमेन डोमिनेंट अथॉरिटी होल्ड करती हो, ओके। अगर पेट्रीआर्कल होता तो फादर अथॉरिटी में है, ठीक है। सो ऐसा सोशल सिस्टम जहाँ पर वुमेन डोमिनेंट अथॉरिटी में हो, यानी शॉर्ट में ही लिख देती हूँ मैं, डोमिनेंट
authority. Okay. Please remember the correct answer will be B. Now question number 8 देखो, fill in the blanks का question है, when there is exchange of cultural traits and complexes it may be called what? Assimilation, acculturation, counterculture, none of the above. What will be the correct answer? The correct answer here is options देखो A and B, B, A, D. सब लोग मुझे चैट में आंसर दो एंड यू हैव टू टेल मी अबाउट अदर ऑप्शंस एज वेल. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि सिर्फ बी सही है. देखो, जब भी कल्चरल ट्रेड्स का एक्सचेंज होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ए कल्चरेशन. ठीक है, ये क्या होता है ए कल्चरेशन? यहाँ पर दोनों कल्चर जो हैं वो चेंज होते हैं. ठीक है, बट हर ग्रुप का या हर कल्चर का जो कुछ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, सो ए कल्चरेशन का मतलब क्या है कि जब कल्चर में चेंज होता है, दो कल्चर जब कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, दोनों में कुछ ना कुछ चेंज होता है, बट उनकी जो आइडेंटिटी है वो सेम रहती है, मेन रहती है, बट उनकी जो आइडेंटिटी है वो वैसे ही रहती है. ठीक है ना. एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब है कि फुल्ली अडॉप्ट कर लेता है डोमिनेंट कल्चर को जो भी माइनॉरिटी ग्रुप होता है. ठीक है ना. काउंटर कल्चर क्या होता है? काउंटर कल्चर एक्चुअली डोमिनेंट कल्चर को रिजेक्ट करता है. ओके, प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स गाइज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. कल्चर की क्लास में मैं बैच में सब पढ़ा चुकी हूँ, यूट्यूब पे भी मैंने शायद एक क्लास बनाई थी. सो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच and revise all these things. Question number 9. Which of the following countries has the type of family settlements named as kibbutzism? Kibbutzism किससे related है? Syria, Ireland, Israel, Sudan. Now we all know kibbutzism is actually a concept जिसको हम लोग family के topic में पढ़ते हैं. ये एक ऐसा कम्युनिटी है, यू कैन से ऐसा सेटलमेंट है जो कि कलेक्टिव ओनरशिप, कोऑपरेशन और इक्वालिटी पे बेस्ड होता है. ठीक है, अच्छा ये कहाँ का है? प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ इज़राइल. ओके, द करेक्ट आंसर इज इज़राइल. प्लीज़ रिमेंबर, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ओके ना. क्वेश्चन नंबर 10. नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन इज इम्प्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? मेघालय, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा. नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन जो है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था? पुराना क्वेश्चन है तो पुराना जीके है, राइट. द करेक्ट आंसर इज असम. ओके, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल ही है कि आएंगे, बट देख लो ना. Question number 11. These type of questions are really important. Which among the following theories will come under category of conflict theory? Easy question है. conflict theory में कौन सी theory आएगी? मार्क्सिस्ट थ्योरी, फंक्शनलिज्म, ग्राउंडेड थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ गिफ्ट? इजी क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया है वेरी गुड. अच्छा, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे गाइस, बिकॉज आई डोंट वांट दिस क्लास टू बी वेरी बिग. मैं चाहती हूँ छोटा ही क्लास रहे ताकि ईजिली तुम लोग देख पाओ. टाइम ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम है अब. सो मार्क्स की जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी. फंक्शनलिज्म की अगर हम बात करें तो फंक्शनलिज्म में आ जाएंगे कौन से थिंकर? कोई भी मुझे थिंकर्स बताओ अदर देन पार्सन एंड एमाइल दरखाइम. इसके अलावा अगर तुम लोगों को कोई भी थिंकर याद आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ. ठीक है. ग्राउंडेड थ्योरी किसने दी है? प्लीज रिमेंबर इट इज बार्नी ग्लासर. ओके, एंड स्ट्रॉस. ये स्ट्रॉस का पूरा नाम मुझे नहीं याद है, लेवी स्ट्रॉस नहीं है ये. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. ग्राउंडेड थ्योरी किसका है? थ्योरी ऑफ गिफ्ट वी ऑल नो, मार्शल मॉस. Okay, please remember. Now, question number 12. Who among the following is are associated with culture area approach? इसमें से कौन से thinkers हैं जो culture area approach के साथ associated हैं? Now, culture area approach है क्या? Culture area approach focuses on how cultural traits are distributed geographically. ये focus करता है कि कैसे जो cultural traits हैं वो geographically distributed हैं. ठीक है, कौन से थिंकर से एसोसिएटेड है? सब लोग मुझे चैट में आंसर दो. अच्छा, कल्चर से ये वाले क्वेश्चंस गाइस बहुत आते हैं कि कौन सा थिंकर कौन से स्कूल में है, कौन सा थिंकर कौन से पर्सपेक्टिव में है ना. तो ये सब क्वेश्चन तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. CUET PG में इन डेप्थ थिंकर से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. पिछली बार तो देखो नहीं आया था कोई भी थिंकर से क्वेश्चन, तो ये चीज़ ध्यान रखना. ज़्यादा थिंकर पे तुम लोगों को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, ओके.
LH Morgan, Fraser, Kroeber, Leslie White, Robert Redfield, none of the above. So what will be the correct answer? The correct answer is A. जिन्होंने A आंसर दिया, वेरी गुड. इट इज़ C. Whistler and A.L. Kroeber. ओके. अच्छा, LH मॉर्गन और जेम्स फ्रेजर को अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएंगे एवोल्यूशनरी में. ओके. लेस्ली वाइट को हम लोग रखते हैं न्यू एवोल्यूशनिज्म में. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. और रेडफील्ड के बारे में थोड़ा सा बताओ, रेडफील्ड से भी क्वेश्चन आता है. सो फोक, अर्बन, कॉन्टिनम. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. Now, question number 13. Which of the following branch of philosophy deals with the question of how we know and what we know? कौन सा इसमें से ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो डील करता है हाउ वी नो एंड वॉट वी नो? नो मतलब क्या? नॉलेज. सो वी कैन से दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट स्टडी ऑफ नॉलेज. What will be the correct answer? Ontology, epistemology, phenomenology, neology. कोड्स देखो नीचे एंड देन आंसर. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे गाइस, सो मेक श्योर दैट ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो. ओके. द करेक्ट आंसर इज सी. जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड. स्टडी ऑफ नॉलेज है एपिस्टेमोलॉजी. ओके. ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑन्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस. ओके, या फिर रियलिटी, या फिर कहीं कहीं पे बीइंग भी लिखा होता है. ठीक है. तो स्टडी ऑफ नॉलेज है एपिस्टेमोलॉजी और स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस और रियलिटी है ऑन्टोलॉजी. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. यानी कि रियलिटी में क्या है, उसका नेचर, जिसकी भी चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन्टोलॉजी. ओके. और यहाँ पर फेनोमेनोलॉजी, यू ऑल नो, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस. न्यूलॉजी करके कोई भी टर्म नहीं होता है सोशोलॉजी में. ओके. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी. बाकी के टर्म्स भी यू हैव टू सी, जाके तुरंत इसको रिवाइज करना. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म? हर्बर्ट ब्लूमर का जो सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, इन्होंने कॉइन किया है. प्लीज़ रिमेंबर, फादर ऑफ इंटरैक्शनिज्म या सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म हम लोग G.H. मीट को कहते हैं, बट दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट ब्लूमर. ओके. Human beings interact with things based on meanings ascribed to those things. Ascribed meanings of things come from our interaction with other and society. The meanings of things are interpreted by person when dealing with things in specific circumstances. Language is an intra-individual phenomena. इसमें से कौन सा है जो बेसिक फीचर नहीं है हर्बर्ट ब्लूमर की तरफ से? प्लीज़ रिमेंबर गाइज, इट इज़ डी. लैंग्वेज इंट्रा इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं है. ठीक है. लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि हर इंडिविजुअल की लैंग्वेज अलग अलग होती है. ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता है. जैसे एक एरिया में हम लोग रहते हैं, तो क्या मेरी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज से अलग होगी? नहीं. कुछ एक कॉमन ग्राउंड लैंग्वेज का ज़रूर होता है. तो ये इंट्रा इंडिविजुअल यहाँ पे नहीं होगा. इंट्रा इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग लैंग्वेज. ठीक है. सिर्फ इंडिविजुअल तक ही रहे लैंग्वेज, ऐसा नहीं पॉसिबल है. तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा. और ये काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन है. आई डोंट थिंक कि CUET PG कैन एवर आस्क दिस क्वेश्चन, बट इन केस इट डज, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट ये तीन जो हैं ये इनके हर्बर्ट ब्लूमर के दिए हुए फीचर्स हैं. पहला है कि ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ थिंग्स बेस्ड ऑन मीनिंग्स, तो ये पता है हमें. सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म में हम लोग इंटरैक्शन, मीनिंग, इसी पे फोकस करते हैं. नेक्स्ट में भी देखो यही बात लिखी हुई है, थर्ड में भी यही बात लिखी हुई है, बट फोर्थ जो है लैंग्वेज इंट्रा इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं है. ठीक है. सो प्लीज़ रिमेंबर. ना क्वेश्चन नंबर 15. दो स्टेटमेंट दिए हैं एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. द कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वैरी फ्रॉम वन केस टू अनदर केस इज कॉल्ड वेरिएबल. द कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वैरी एट डिफरेंट टाइम्स विद इन वन केस इज कॉल्ड वेरिएबल. बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, हिंदी में भी एक बार पढ़ लो. देन टेल मी इन दी चैट व्हाट इज द आंसर.
देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वैरी फ्रॉम वन केस टू अनदर केस इज कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि केस टू केस हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है ना। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो अलग अलग होंगी, है ना, तो ये वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स वन केस टू अनदर चेंज हो सकता है ना। ए और बी की बीच में जो फीचर्स हैं वो चेंज हो सकते हैं ना। अगर स्टेटमेंट 2 देखो तो कैरेक्टरिस्टिक दैट मे वेरी एट डिफरेंट टाइम्स विद इन वन केस, यानी अगर हम खाली ए की बात करें, एक ही केस की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, तो ओवर टाइम क्या ए के अंदर चेंजेस आएंगे? हाँ, ओवर टाइम ए सेम तो नहीं रहेगा, उसकी एज चेंज होगी, उसकी इनकम चेंज होगी, है ना, उसकी लाइफ चेंज होगी, तो एक केस के अंदर भी बार बार चेंजेस आ सकते हैं एट डिफरेंट टाइम्स। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस, दोनों ही बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ओके, वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज होना, ठीक है, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? रुका होना, सेम रहना, स्टेबल होना, स्टैटिक होना, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू एंथोनी गिडन्स हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन सोशोलॉजिस्ट? एंथोनी गिडन्स के हिसाब से फर्स्ट वुमेन सोशोलॉजिस्ट इनमें से कौन सी है? मार्गरेट मीड, कैथलीन गॉफ, या फिर हैरियट मार्टिनी, रूथ बेनेडिक्ट? द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। ये तो इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज़ गलत मत करना, बेसिक स्टैटिक जीके है, राइट। एंथोनी गिडन्स ने बोला था, ये याद रखना ना। क्वेश्चन नंबर 17, मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड लार्जली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़? सो अगर हम मीन की बात करें या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें मीन में, तो वो किससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है? लास्ट की फ्यू वैल्यूज़ से, एक्सट्रीम वैल्यूज़ से, फर्स्ट फ्यू वैल्यूज़ से, या फिर नन ऑफ दी अबव? इसके लिए समझने के लिए एक चीज़ देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एक डेटा सेट है 13, 15 एंड 16, ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं। अब अगर मुझे इसका मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगी? इनको सबको ऐड कर दूँगी और फिर नंबर्स से डिवाइड कर दूँगी, राइट। सो मेरा जो मीन है वो आएगा 13.2। ओके, तुम लोग चाहे करके देख लेना बाद में। ओके ना, अब देखो यहाँ पर एक केस तो हमारा ये हो गया कि 13.2 आया। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं सेम डेटा सेट के साथ, ठीक है। सिर्फ इसमें हम एक चेंज कर देंगे, हम इसमें एक बड़ा नंबर ऐड कर देंगे, ठीक है। मान लो मैंने इसमें 100 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो मीन है वो चेंज हो जाएगा, मेरा मीन आएगा 30। सिर्फ एक नंबर के, बड़े नंबर के ऐड करने से मेरा जो मीन है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट हो गया, देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? बी। एक्सट्रीम वैल्यूज़ जब हम जो हमारे मीन में होती हैं वो हमारे पूरे मीन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पूरे मीन को बदल सकती हैं। देखो यहाँ पर 13.2 आ रहा था, जैसे ही मैंने 100 ऐड किया 30 आ गया, ठीक है। तुम लोग इसको सॉल्व करके प्रॉपरली देख लेना, तो यही आंसर आएगा। बट इस तरह के थ्योरी वाले क्वेश्चंस गाइस स्टैटिस्टिक्स से आते हैं, ठीक है, तो तुम लोग को थोड़ा सा थ्योरी ज़रूर फोकस करना है। कुछ नहीं तो इग्नू मटेरियल BA लेवल उसकी पढ़ लो, ठीक है। सोशोलॉजी में तुम लोगों को रिसर्च मैथडोलॉजी वाले में मिल जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट इलीगल टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, सेक्स, रिलीजन। आर्टिकल 15 में किन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है? इजी क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तुम लोगों को पता होने चाहिए गाइज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने जीके PDF बैच में दे रखा है, आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी। सारे ही सही हैं, ओके। इसके अलावा इसमें एक और है जो ऐड ऑन हो जाना चाहिए, दैट इज कास्ट, ठीक है, वो इसमें नहीं मेंशन है, कास्ट भी होगा। इम्पॉर्टेंट रोल ये आर्टिकल प्ले करता है इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट करने में, राइट। इसने बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस में भी हेल्प की है, वुमेन, चिल्ड्रेन या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी स्पेशल प्रोविजंस हैं वो इसी को कंसिडर करते हुए किए गए हैं, राइट। सो प्लीज़ रिमेंबर द करेक्ट आंसर विल बी डी। Question number 19. Who among these has analyzed various dimensions of power and talks about the third dimension, power, in which subjects willingly comply the oppressor? किसका है ये? मिशेल फुको, मैक्स वेबर, स्टीवन ल्यूक्स, माइकल मन। What will be the correct answer? The correct answer is C. जिन्होंने C आंसर दिया, वेरी गुड। स्टीवन ल्यूक की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज़ पावर
अ रैडिकल व्यू तुम लोग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पावर तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जेएनयू के सिलेबस में काफ़ी ऐसे टॉपिक्स थे, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस भी नए नए दिख रहे हैं, पर तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने इसमें 3 डायमेंशन ऑफ पावर की बात की है, ठीक है। 3 डायमेंशंस की ये बात करते हैं इसमें। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बट नेट गेट इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन कौन से वो 3 डायमेंशन है, ठीक है। मैं सिर्फ नेम लिख देती हूँ, एक्सप्लेन करूँगी किसी और क्लास में। पहला है डिसीजन मेकिंग, दूसरा है एजेंडा कंट्रोल, और तीसरा है आइडियोलॉजी, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये 3 डायमेंशन से याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज आर ऑड इन द फॉलोइंग ग्रुप। इसमें से कौन सा है जो ऑड है? मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर। सब लोग मुझे चैट में आंसर दो, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन इन दी चैट। इसमें से कौन सा है जो ऑड है? इजी क्वेश्चन। इसमें 3 मेजर हैं और एक अलग है। द करेक्ट आंसर इज सी। जिन्होंने सी आंसर दिया, वेरी गुड। देखो, मीडियन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कोई ना कोई मेजर है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये लोग मेजर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ये लोग इसीलिए पार्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। जैसे मीडियन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है ना। बाकी के जो 2 हैं वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। तो ये लोग किस में आते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। काई स्क्वायर की अगर हम बात करें, सो काई स्क्वायर एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव में नहीं आता है, ये आता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो ये चीज़ याद रखना, ओके। Now, question number 21. When culture is taken to mean the way of life, it is obvious that within their whole there are elements like prayer, rituals, making of stone tools, and so on. Each of these element is called what? हर कल्चर में ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? कल्चरल सिस्टम, कल्चरल ट्रेट, कल्चरल पैटर्न, कल्चरल सिविलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। ईजी क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम लोग ईजिली आंसर दे लोगे। द करेक्ट आंसर इज बी। जिन्होंने बी आंसर दिया है, वेरी गुड। कल्चरल ट्रेट की यहाँ पे बात हो रही है। कल्चरल ट्रेट स्मॉलेस्ट यूनिट है कल्चर का, ओके, प्लीज रिमेंबर। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं सिंगल एलिमेंट और प्रैक्टिस, ओके, प्लीज रिमेंबर। और अगर हम लोग इसको इस तरह से देखें तो सबसे पहले आता है कल्चरल ट्रेट्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, सबसे पहले आता है कल्चरल ट्रेट, ठीक है। फिर बहुत सारे कल्चरल ट्रेट मिलके क्या बनाते हैं? क्लस्टर ऑफ ट्रेट, जिसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। फिर ये सारे बनाते हैं मिलके पैटर्न, ओके। प्लीज़ ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू एंथोनी गिडन्स द 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटेम्प्रेरी टाइम्स आर व्हाट? कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, मिलिटेरिज्म एंड व्हाट? 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स इन्होंने दिए हैं, ठीक है। इनके हिसाब से ये 4 फीचर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मॉडर्न सोसाइटी के लिए। तो आपसे मॉडर्न सोसाइटी करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा बताओ? ग्लोबलिज्म, सर्वेलेंस, डेमोक्रेसी, मॉडर्निज्म। यू हैव टू रिमेंबर, ये गिडेंस के 4 इसमें से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर हेयर इज बी। प्लीज रिमेंबर, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, मिलिटेरिज्म और सर्विलेंस, ये 4 हैं जो इन्होंने बताए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? आर्टिकल 5, 6, 11, 12। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कौन सा आर्टिकल है इसमें से जो सिटीजनशिप में आता है या सिटीजनशिप की बात करता है?
आर्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं गाइस, देखो बेसिक से ही आते हैं, तो कौन सा आर्टिकल किस बारे में बात कर रहा है, एटलीस्ट दिस मच यू शुड नो. द करेक्ट आंसर इज ए बी सी, सो सी इज करेक्ट. जिन्होंने सी आंसर दिया वेरी गुड. आर्टिकल 12 जो है वो सिटीजनशिप की बात नहीं करता है, वो डिफाइन करता है स्टेट को. ठीक है, प्लीज रिमेंबर. Now, question number 24. In which of the following work will you find the definition of state as the human community that claims successfully the monopoly of legitimate use of force within a given territory? State की बहुत important definition ये किसकी है? Politics as vocation by Max Weber, Republic by Plato, The Ethnic Origin of Nation by Anthony D. Smith, हिंद स्वराज by M.K. गांधी. इन सारे बुक्स के नाम याद रखना, ओके, एग्जाम में पूछ सकते हैं. पर स्टेट की जो डेफिनेशन है वो दी है मैक्स वेबर ने, प्लीज़ रिमेंबर. अच्छा, इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है? इन्होंने कहा कि ये जो फिजिकल कोerशन होता है ना, इसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होती है. जैसे पुलिस है, आर्मी है, जुडिशरी है, ये सब लोग हमारे ऊपर पावर एक्सरसाइज करते हैं, राइट, स्टेट के बिहाफ पे, और उस पावर को हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं बिकॉज वो एक लेजिटिमेट पावर है. लेजिटिमेट पावर कौन सी होती है? जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो हमें लगता है सही है. ठीक है. अच्छा, 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की जो वेबर ने बात की है, वो मुझे कमेंट बताओ कौन कौन सी है, नेम बताओ. ओके, तो इन टुडेज क्लास वी विल डू ओनली 35 क्वेश्चंस. ओके, मुझसे गलती हो गई है, अभी मैंने चेक किया कि मैंने 40 नहीं 35 क्वेश्चंस ऐड किए आज की क्लास में. तो कोई बात नहीं, कल की क्लास में भी मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग 35 क्वेश्चंस अगेन करें, तो ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, राइट. नाउ look at this question. Which of the following statement is true about Max Weber's concept of social action? Max Weber का एक कॉन्सेप्ट है social action. social action क्या होता है, इसकी मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी इस एक क्वेश्चन के थ्रू. ठीक है, देखो, पहला है सोशल एक्शन मे बी मोटिवेटेड बाय रिवेंज फॉर अ पास्ट एक्ट. जैसे मान लो कि मेरी सिस्टर से मेरी सुबह बहस हुई. ठीक है, मान लो मॉर्निंग में आई हैड अ आर्ग्यूमेंट विद माई सिस्टर. ओके, सो उसने मुझे स्लैप मारा. ठीक है, फिर 2 घंटे बाद, पहले तो मैं बहुत रोई, मुझे बहुत बुरा लगा, फिर 2 घंटे बाद मैंने भी जाके उसको एक स्लैप मारा. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक सोशल एक्शन है, क्योंकि मेरा जो एक्ट है वो एक रिवेंज की तरह है पास्ट अटैक के ऊपर. ठीक है, सो ये एक सोशल एक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक एक्शन आया, फिर उसका एक रिएक्शन आया. ओके, नेक्स्ट देखो, सब्जेक्टिव एटीट्यूड कॉन्स्टिट्यूट सोशल एक्शन ओनली सो फार एज दे आर ओरिएंटेड टू बिहेवियर ऑफ अदर्स. सोशल एक्शन में एक्शन जो है वो सोशल तभी हो सकता है जब वो दूसरों के बिहेवियर के हिसाब से ओरिएंटेड हो. ठीक है, यानी सिर्फ अकेले आप अगर कुछ कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट एक्शन, सॉरी, सोशल एक्शन. सोशल एक्शन होने के लिए यू नीड अदर पर्सन्स बिहेवियर्स एज वेल, सो ये भी सही हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओवर्ट एक्शन इज नॉन सोशल इफ इट इज़ ओरिएंटेड सोनली टू द बिहेवियर ऑफ इन एन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स. अगर मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ कोई एक्शन कर रही हूँ और उसमें कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक सोशल एक्शन नहीं है, क्योंकि सोशल यहाँ पर नहीं हो रहा है. यूर अंडरस्टैंडिंग. अब मान लो मैं वुड्स कट कर रही हूँ, मैं लकड़ी काट रही हूँ, तो वहाँ पर कोई भी सोशल एक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, या मैं पेपर से प्लेन बना रही हूँ, वहाँ पर भी कोई सोशल एक्शन नहीं हो रहा है. तो ये चीज़ याद रखना. Okay, now religious behavior is not social if it is simply a matter of contemplation or of solitary purpose. Very important line. मैक्स वेबर ने ऐसा कहा था कि जितना भी रिलीजियस बिहेवियर होता है ना, वो हमारे सोशल एक्शन का पार्ट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर भगवान की तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है. यूर अंडरस्टैंडिंग. हम सिर्फ खुद ही प्रेयर कर रहे हैं, खुद ही चीज़ें कर रहे हैं, तो ये भी एक रिलीजियस बिहेवियर सोशल एक्शन नहीं होगा. सोशल एक्शन कब होगा? जब 2 लोग होंगे. ओके, कोई एक्शन होगा, कोई रिएक्शन होगा, तभी सोशल एक्शन होगा. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. सो यहाँ पर सारे ही जो सेंटेंस हैं वो बिल्कुल सही है. मैंने शायद यहाँ पर गलत बोल दिया, बट आई एम सॉरी, गलत नहीं है. चारों ही जो सेंटेंस है वो सही हैं. सो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सोशल एक्शन की बात नहीं हो रही है, तो बिल्कुल सही है. ओवर्ट एक्शन की बात हो रही है, नॉट सोशल एक्शन, तो बिल्कुल सही है ये. ठीक है, ओवर्ट एक्शन क्या होता है? जो नॉन सोशल होता है. ओके, और रिलीजियस बिहेवियर सोशल नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. ओके, सारे ही स्टेटमेंट गाइस सही है यहाँ पे. ओके, अगर मैंने शुरू में बोल दिया कि सी गलत है तो आई एम सॉरी. ओवर्ट एक्शन लिखा है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 26. कुछ बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, और हमें बताना है कौन सा पेयर सही है, कौन सा गलत है. द इंटीमेट एनिमी आशीष नंदी की बुक है, करेक्ट. मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, रॉन्ग. टी के उमेन की नहीं है, ये बुक है योगेंद्र सिंह की.
ऑल दीज बुक्स यू हैव टू रिमेंबर गाइज, दे आर इंपॉर्टेंट. मिस्टेकन मॉडर्निटी दीपांकर गुप्ता की बुक है, करेक्ट. आइडियोलॉजी एंड थ्योरी योगेंद्र सिंह, बिल्कुल सही. सो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो गलत है खाली. अब कोडिंग देखो, ए एंड बी आर करेक्ट, सो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि बी तो है नहीं इसमें. सी एंड डी आर करेक्ट, तो ये सही हो सकता है क्योंकि सी एंड डी दोनों सही हैं. ओनली ए इज़ करेक्ट, तो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बाकी के 3 भी है हमारे पास, है ना. ओनली डी इज़ करेक्ट, तो ये भी नहीं हो पाएगा. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी. इवन दो ए भी सही है, फिर भी हम लोग कोडिंग के हिसाब से देखें तो सी एंड डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सी भी चूज़ कर लो, डी भी चूज़ कर लो, है तो सही, है ना. ना क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अगेन सम इम्पॉर्टेंट बुक्स मैचिंग करनी है यहाँ पे. तो सब लोग देखो, मैच करो एंड देन टेल मी इन दी चैट द करेक्ट आंसर. सब लोग मुझे चैट में आंसर दो इसका. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए. जिन्होंने ए आंसर दिया, वेरी गुड. जीएस घुरे की बुक है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट. लुई दुमो की जो बुक है वो है रिलीजन पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया. एफ.जी. बेली का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है गाइस, ये एग्जाम में आती है, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर. और वीना दास की बुक है स्ट्रक्चर एंड कॉग्निशन. ओके, तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज बुक्स आर इंपॉर्टेंट. Now, question number 28. A person thinks that his/her culture is the basis for evaluating and assessing the quality of traits in other culture. Cultural relativism, historical particularism, anthropocentrism या फिर ethnocentrism. यानी कि हम अपने कल्चर के हिसाब से दूसरे कल्चर को अगर जज कर रहे हैं तो ये किस में आएगा? ये आएगा एथनोसेंट्रिज्म में. प्लीज़ रिमेंबर. एंड एथनोसेंट्रिज्म के बारे में किसने बात की है? सुमनर ने. सुमनर की बुक है फोकवेज, right, which came in 1906. okay, so जब हम दूसरे कल्चर को जज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन कल्चर, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म. ओके, क्वेश्चन नंबर 29. दो स्टेटमेंट्स देखो दिए हैं एंड यू हैव टू रीड एंड टेल मी कि क्या होगा सही आंसर. Ogburn was one of the first to examine the phenomena systematically and to undertake quantitative studies of the rate of change, especially in sphere of technological invention. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. It is talking about what? Cultural lag theory. एग्जाम में आती है, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है यूट्यूब पे, अभी जाके देखो, होमवर्क. ओके, स्टेटमेंट 2 है कि हर्बर्ट स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज वॉज इन सम रिस्पेक्ट लेस कॉम्प्रिहेंसिव एंड वॉज बेस्ड लेस एडिक्वेट एम्पिरिकल डेटा देन ऑगस्ट कॉन्ट. ये बिल्कुल गलत है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी है सोशल चेंज की वो लेस कॉम्प्रिहेंसिव है. ठीक है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, उल्टा काफ़ी ज़्यादा इलाबोरेटिव और सिस्टमैटिक है. सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 30. Who among the following defined power as the chance of man or a number of men to realize their own will in social action? अब देखो यहाँ पे social action ही आ गया है, तो तुम लोग समझ लो क्या होगा आंसर. कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एंटोनियो ग्रामशी, स्टीवन ल्यूक्स. द करेक्ट आंसर इज बी. जिन्होंने बी आंसर दिया, वेरी गुड. तो अभी आज के क्लास में वेबर की 2 डेफिनेशन तुम लोग को पता चल गई, स्टेट की और पावर की. दोनों याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती हैं किसी भी फॉर्म में. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? नियरली 8 करोड़ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज इन इंडिया लिव बेलो पॉवर्टी लाइन. मैरिज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया. Education contributes to upward economic mobility among Dalits. At PhD level, maximum numbers of students in India are enrolled in social science stream. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है गाइस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सब लोग इसका आंसर दो चैट में अपने हिसाब से. व्हाट डू यू गाइस थिंक? द करेक्ट आंसर इज डी. जिन्होंने डी आंसर दिया है, वेरी गुड. सो फिर सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट होते किस में है? तो सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट होते हैं इंजीनियरिंग में. ओके, प्लीज़ रिमेंबर. ना क्वेश्चन नंबर 32. नथिंग अबाउट अस विदाउट अस इज अ स्लोगन of what? Disability movement, Dalit movement, indigenous movement, black movement. What will be the correct answer? The correct answer is A. अगर नहीं पता था it's okay. ये एक बुक भी है एक्चुअली. इट इज़ नॉट ओनली अ स्लोगन बट अ बुक. जेम्स, एक नए थिंकर हैं ये, जेम्स चार्ल्टन. ओके, इनकी बुक है ये. सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी बट
फिर भी आई थिंक JNU के सिलेबस में उस टाइम पे डिसेबिलिटी टॉपिक भी था. ओके ना, क्वेश्चन नंबर 33. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसमें से कौन सा है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है? सॉरी, नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी कह रही हूँ. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? जजमेंटल, स्ट्रैटिफाइड, हैफसार्ड, स्नोबॉल. द करेक्ट आंसर इज बी. स्ट्रैटिफाइड जो है वो प्रोबेबिलिटी है. बहुत बार मैंने ये चीज़ बताई है. अभी मैं एक बार प्रोबेबिलिटी वाला कुछ इमेज वगैरह शेयर भी कर दूंगी सो दैट यू गाइज शुड नो. क्वेश्चन नंबर 34. स्टेटस इनकम्पासेस पावर. ये किसने कॉइन किया था? लुई दूमो, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पियर बोर्ड्यू. स्टेटस इनकम्पासेस पावर जो है वो लुई दूमो का है. प्लीज़ रिमेंबर गाइज, एग्जाम में ये आता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं कोशिश करूँगी एक शॉर्ट वीडियो इस पे बनाऊँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या है स्टेटस इनकम्पासेस पावर. ठीक है, बट अभी के लिए ये चीज़ याद रखना कि स्टेटस इनकम्पासेस पावर इज़ बाय लुई दूमो. ओके. Question number 35 and last question of today's class. Indian village and agrarian society are generally understood as being organized around caste. However, there are some scholars who have also advocated the use of class perspective. यानी कि इंडियन विलेज और एग्रेरियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने क्लास पर्सपेक्टिव इसमें यूज़ किया है कास्ट में. यानी कि कौन से वो थिंकर हैं जिन्होंने ऐसा किया है? SC दुबे, कार्ल मार्क्स, MN श्रीनिवास, डैनियल थॉर्नर, कार्ल मार्क्स, DN धनागरे, कैथलीन गॉफ. कार्ल मार्क्स, CJ फुलर एंड RS खरे. 2 न्यू नाम तुम लोगों को इसमें दिख गए. क्या होगा इसका आंसर? लास्ट क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज सी गाइज. प्लीज़ रिमेंबर, हम लोग डैनियल थॉर्नर, कैथलीन गॉफ, DN धनागरे इन सबको इंडियन विलेज और एग्रेरियन सोसाइटी वाले टॉपिक्स में पढ़ते हैं, राइट? सो ये कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने क्लास पर्सपेक्टिव यूज़ किया था इसको सबको पढ़ने के लिए. ठीक है, और डैनियल थॉर्नर तो मालिक किसान मजदूर की बात ही करते हैं. यू गाइज रिमेंबर, राइट? So that's it for today guys. I hope you liked today's class. Let me know in the comment section out of 35 आपके कितने मार्क्स आए हैं. If you are watching me for the first time so don't forget to subscribe. And जो भी मैंने टिप्स दी हैं उसको फॉलो करना, अच्छे से पढ़ो. 9 डेज़ का टाइम है. एक एक यूनिट उठा के अब स्टडी करना स्टार्ट कर दो. कोशिश करो कि हर टॉपिक के बारे में तुम्हें पता हो. ठीक है, और जिन लोगों ने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की है गाइस, प्लीज़ वॉच दिस क्लासेस. ये वाली क्लासेस देखो, समझो क्वेश्चंस को, इससे बहुत हेल्प होगी. ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है. ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है. अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो, बात कर सकते हो. और ये ऐप है जो तुम लोगों को डाउनलोड करनी है. लास्ट के डेज़ में 16th को कोशिश करूँगी मैं कि एक 16th या 17th को कोशिश करूँगी कि मैं एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बना पाऊँ. ठीक है, सो दैट सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फ्री हो चाहे पेड वाले हों. ओके, 15 को टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो रही है गाइज़, तो उसके बाद हम लोग ये करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं तो मुझे रिज़ल्ट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है. ठीक है, तो 15th को फुल एंड टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद 16, 17, 18 3 दिन का आपके पास टाइम होगा रिविज़न करने के लिए. ओके, सो बाय बाय गाइज़. कल मिलते हैं. कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग हार्ड.